ये तोमर साहब का घर है और वो अमित शाह के घर के सामने है। तो ये सवाल यहाँ पर उठता है कि इसमें अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। इसमें सोचिए व्यापम घोटाला कितना बड़ा घोटाला, 1 करोड़ लोगों के जो भविष्य को उन्होंने गर्त में डालने का काम किया वो शिवराज मामा ने किया है। सिर्फ ईडी सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते हैं कि वो किस तरीके से परिवारवाद पर बोल रहे हैं, वो किस तरीके से भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। परिवारवाद तो साफ तौर पर दिख रहा है, येदियुरप्पा के बेटे को तो आप अध्यक्ष बना रहे हैं, वहीं पर देवेंद्र तोमर जो है वो किसी परिवारवाद की तो देन है, वो किसकी देन है। इस समय हम पूरी तरीके से सक्षम है और हम 5 राज्यों में पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि भाजपा के नेता हैं, उन पर आरोप है कि उनके बेटे ने कई करोड़ों का जो है गमन किया। इसका वीडियो भी देखा गया है कि तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके लिए आज यूथ कांग्रेस जो है ईडी का घेराव करने भी पहुंची थी, वहां पर प्रोटेस्ट किया था कि ईडी जो है और सीबीआई है वो विपक्ष का सिर्फ उन पे छापेमारी करती है, उन्हें हिरासत में लेती है। आखिरकार सत्ता पक्ष जब घोटाले करते हैं, उनका वीडियो भी वायरल होता है, तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करती। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन डॉक्टर टीना करमवीर है। सीधे उनसे बातचीत करेंगे कि आज उन्होंने ईडी का घेराव भी किया था। और पहले तो ये आपका बहुत बहुत स्वागत है एनसीआर समाचार में। आपको ईडी का घेराव क्यों करना पड़ा? देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ पहला वीडियो नहीं है जो कि देवेंद्र सिंह तोमर का वायरल हुआ है। इससे पहले भी वीडियोज उनके आए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है और खासकर देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि वो 10-10 हजार करोड़ के घोटाले सामने आ रहे हैं। सोचिए, वहीं पर अगर आप देखेंगे कि चुनावी दौर में जब चुनावी समय चल रहा है, आप देखेंगे वैभव गहलोत जी के यहाँ ईडी सीबीआई पहुंच गई और भूपेश बघेल साहब के यहाँ ईडी सीबीआई पहुंची है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आज क्या ईडी सीबीआई को देवेंद्र सिंह तोमर का पता नहीं पता? अगर पता नहीं पता तो आप देखेंगे कि कनाडा से वो व्यक्ति जो है वो पूरा अपना एड्रेस बता रहा है कि किस तरीके से ये एक तरीके से उनका खुद का इस तरीके से इन्होंने एक बहुत बड़ा जिसे कहें एक स्कैम घोटाला किया हुआ है और इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हो रही। और सवाल यहाँ पर ये भी होता है कि एक समय में देश के प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में जाकर कहते हैं कि भ्रष्टाचार कांग्रेस पर लांछन लगा रहे हैं। वहीं पर आप देखेंगे कि खुद 70,000 करोड़ का नाम लेने वाले अब अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और उसको डिप्टी सीएम बना देते हैं। तो सवाल बहुत सारे होते हैं कि लगातार 95% जो कि केस है वो सिर्फ ईडी सीबीआई के, वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर ही क्यों है? भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी दूध की धुली हुई है? अब जब उसके वीडियो सामने आ रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंच रही ईडी सीबीआई? सवाल यहाँ ये उठता है। जी, नरेंद्र सिंह तोमर जो उनके पिता है वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वीडियो में छेड़छाड़ की है, साजिश है आप लोगों की, क्या कहना है? देखिए, अगर साजिश की है तो उसके ऊपर जिस तरीके से आप सोचिए, हमसे वैभव गहलोत पर इतनी डिबेट्स हुई हैं, लेकिन आप ये बताइए अभी तक एक भी देवेंद्र तोमर पर एक भी डिबेट नहीं की गई मीडिया के माध्यम से भी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये जांच इस पे इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए, ईडी को भी संज्ञान लेना चाहिए। अगर हमने ये वीडियो में छेड़छाड़ की है तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। जांच से क्यों भाग रही है? हमारा सवाल यहाँ है कि केंद्रीय एजेंसियां अब क्यों खामोश बैठी हैं? केंद्रीय एजेंसियां तब क्यों अलर्ट हो जाती है जब राजस्थान में जिस तरीके से देखिए सारा इनकी बौखलाहट है, चुनाव में 5 राज्यों में चुनाव हारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और इनका डर है, इसलिए इनको जैसे हम कहते हैं लगातार कि ईडी सीबीआई और आईटी सेल इनके घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं ये, इसीलिए इनका प्रयोग कर रही है। अब इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है। सोचिए व्यापम घोटाला कितना बड़ा घोटाला, 1 करोड़ लोगों के जो भविष्य को उन्होंने गर्त में डालने का काम किया वो शिवराज मामा ने किया है। आज क्यों नहीं अपने भांजे पर ईडी सीबीआई की इंक्वायरी कर रही है? एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वही प्रधानमंत्री आज क्यों उनके मंत्री के, और ये वही मंत्री हैं जो कि किसान आंदोलन में आपने देखा होगा कि किस तरीके से किसानों के ऊपर लांछन लगा रहे थे, आज जब अपने बेटे पर बारी आई तो बिल्कुल खामोश है। और ये खामोशी चुप्पी ये साफ तौर पर दिखा रही है कि वो कहीं ना कहीं इस साजिश में शामिल। और ये सिर्फ देवेंद्र तोमर नहीं, उनके बहू के ऊपर भी वो लगाए हुए हैं कि जिस तरीके के पार्सल आए उस वीडियो में आप देखेंगे कि पार्सल को लेकर बातचीत है, वो मेकअप का सामान गांजा मंगवाया गया है और वो पार्सल कहाँ पर आया? कृष्ण मेनन 3 कृष्ण मेनन मार्ग जो कि तोमर साहब का घर है
और वो अमित शाह के घर के सामने है। तो ये सवाल यहाँ पर उठता है कि इसमें अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं, इसमें देश के प्रधानमंत्री, ये जानबूझकर बचाया जा रहा है। संरक्षण किसका है? देश के प्रधानमंत्री का संरक्षण दिया गया है नरेंद्र तोमर के पर लड़के को। ये तमाम जो है भाजपा सरकार आरोप लगाती है कि विपक्ष में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, घोटाला इन्होंने 70 साल में इतना किया है कि विकास ही नहीं कर पाए ये लोग। और कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले ये सारे जितने विपक्षी हैं, कांग्रेसी है, तमाम विपक्षी है, वो जेल के पीछे होने वाले। देखिए, अब लगातार कितने 9 साल से 9.5 साल से सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई काम नहीं किया विकास के नाम पे। इन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की आय जो है, किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। कहाँ हुई किसानों की आय दुगनी? 15 लाख आएंगे, ऐसे-ऐसे वादे किए गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से मुकर गई। और इस समय देखिए, देश के प्रधानमंत्री, सिर्फ ईडी सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते हैं कि वो किस तरीके से परिवारवाद पर बोल रहे हैं, वो किस तरीके से भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। परिवारवाद तो साफ तौर पर दिख रहा है, येदियुरप्पा के बेटे को तो आप अध्यक्ष बना रहे हैं, वहीं पर देवेंद्र तोमर जो है वो किसी परिवारवाद की तो देन है, वो किसकी देन है? तो ये साफ तौर पर दिख रहा है। और भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा भारतीय जनता, ईडी सीबीआई को ये इन संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा किया हुआ, एक बार छोड़ दे तो सारे इनके ही नेता सबसे पहले जेल में जाएंगे। पर प्रधानमंत्री के पद पर जो है परिवारवाद नहीं दिखता ना भाजपा का कांग्रेस का दिखता है वो। देखिए, परिवारवाद का तो इन्होंने एक तरीके का इनके पास कुछ बचा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए ये ऐसे-ऐसे मुद्दों को सामने ला रहे हैं। जबकि मुद्दा क्या होना चाहिए? इस समय देखिए, महंगाई किस कदर बढ़ रही है, और जब इनसे पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि प्याज महंगा, टमाटर महंगा है, तो ये इस तरीके से कहते हैं कि देखिए, प्याज मैं नहीं खाती हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर जो बोलती हैं, तो इससे दिख रहा है कि इनके पास वाकई में ही कहने को न करने को कुछ नहीं है। 9 साल की सरकार रही है, अगर ये चाहते तो इस देश को प्रगति की राह पर लेकर जाते, लेकिन नहीं लेकर गए। और जहाँ 2 करोड़ का नारा, आप सोचिए 18 करोड़ के करीब जो है युवाओं को नौकरी मिल जानी चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने ये बार-बार कहते हैं कि पकोड़े तल लीजिए, पकोड़े तलने के लिए भी तेल भी महंगा हो रहा है, हम बार-बार कहते हैं ये बात। क्योंकि कुछ भी ऐसा इस देश में, जो कि कांग्रेस पार्टी ने एक विकास की पथ पर इस देश को ले जाने का काम किया था, राष्ट्र निर्माण की बात कर रही, वहीं पर इन्होंने क्या किया? सारा ये एयरपोर्ट से लेकर तमाम वो सारे इंस्टीट्यूशन पर, सब पर आरएसएस का कब्जा है, और सब कुछ इन्होंने अडानी को बेच दिया है। तो हम जी, मेरा सवाल ये है कि इनको इतने वादे क्यों करने पड़े? महंगाई का वादा करना गए, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तमाम हम किसानों की दोगुनी आय कर देंगे, ये सब तमाम इन्होंने वादे क्यों करे? कहीं न कहीं आपका 70 साल में कुछ काम नहीं रहा होगा, तभी इनको ये वादे भी करने पड़े होंगे। देखिए, अगर आप और हम भी अगर स्कूलों से पढ़ के आए, वो कौन से स्कूल कॉलेजेस किसकी देन है? वो कांग्रेस पार्टी की देन है। वही देश के गृह मंत्री साहब कहते हैं कि आईआईटी आईएम्स हमने बनवाए। अरे, जब आप आरएसएस की शाखा खेल रहे थे ना, तो उस टाइम नेहरू जी ने आईआईटी और आईआईएम बना रहे थे। तो सोचिए कि एक तरफ वो सरकार, एक वो नीति, कांग्रेस की नीति है, एक विजन है उनके पास कि हाँ, हमारा विजन है कि हमने देश के लिए क्या-क्या काम किया है। हमने सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने का काम किया। इन्होंने वो सब कुछ बेचने का काम किया है। और कोई, आप देखिए कि किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पे, आज हम बार-बार कह रहे हैं, इन्होंने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। कोई ऐसी संस्था नहीं बची। विश्वविद्यालय देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, सब जगह इन्हीं का कब्जा है। और कोई किसी तरीके की रिक्रूटमेंट को लेकर बातचीत कर ली जाए, कोई भी अगर आरएसएस से जुड़ा नहीं है तो उसकी रिक्रूटमेंट नहीं होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे गंभीर सवाल हैं जो कि आज भारतीय जनता पार्टी से पूछने की बात। अच्छा, 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस का एजेंडा क्या है? देखिए, हम लोगों का एजेंडा है कि हमने जिस तरीके से रोजगार को लेकर हम हमेशा ये रहे हैं कि इस लोगों को, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे हम सरकार में। क्योंकि देखिए, अब 5 राज्यों में, इससे पहले भी हमने कर्नाटक में जो वादे किए, जो गारंटीज देने का काम किया, वो पूरा किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हमने जो वादे किए उनको पूरा किया। और अब जब 5 राज्यों में हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, जीतने के बाद भी जो हम वादे कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। और 2024 में जब हम सरकार में आएंगे तो हम कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस जिस तरीके से पूरा जो अलायंस जो है, पूरा मजबूती के साथ जब जनता के बीच जाएगा, तो वो सारे मुद्दे जो आज के समय में उठ रहे हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, तो सब देने का काम किया जाएगा। और हम जो है, दावे नहीं करते, हम उन वादों को पूरा अलायंस में, इंडिया अलायंस में भी तो फूट पड़ती हुई नजर आ रही है ना। अखिलेश यादव आपके नेताओं को चिरकुट कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का गठबंधन धर्म बहुत अच्छे से निभा रही है। लेकिन अगर देखिए, हर एक पार्टी है, अखिलेश जी की अलग पार्टी, हम लोगों की अलग पार्टी, सबकी अपनी-अपनी पार्टी है, सबको डेमोक्रेसी में सबको बोलने का अधिकार है, उनको अपना अधिकार है। लेकिन इंडिया अलायंस में कोई किसी तरीके की, कोई जिसे कहें कि कोई
जैसे कहीं गांठ नहीं है, गांठ नहीं, हम लोग बहुत मजबूती के साथ पर 5 एक साथ में विधानसभाओं को लेकर, चुनाव को लेकर कहीं न नहीं, कहीं आप तमाम जो विपक्ष है एक साथ देखिए जुट हुआ है, उसको पीछे छोड़ रहे हैं आप। ये बात भी समझने की जरूरत है, खासकर मीडिया को, कि ये जो इंडिया अलायंस हुआ था ये लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, ना कि विधानसभा चुनाव के लिए। जब ये सवाल उठता है कि बार बार कि आपने विधानसभा में अखिलेश जी को सीट नहीं दी, तो हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये जो इंडिया अलायंस है ये लोकसभा चुनाव के लिए, और लोकसभा चुनाव में जब आगे मीटिंग होगी तो उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। लेकिन इस समय हम पूरी तरीके से सक्षम है और हम 5 राज्यों में पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। ईडी को क्या नसीहत देना चाहिए? देखिए ईडी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से क्रेडिबिलिटी घट गई है, और एक ऐसी संवैधानिक संस्था जिससे एक समय में सब लोग, खासकर भारतीय जनता, आज भारत की जनता भरोसा नहीं कर रही है, उनको पता है, और ये मध्य प्रदेश में इनकी चुनाव भारतीय जनता पार्टी की हार की वजह भी बनेगी। क्योंकि देखिए जब राजस्थान में जैसे हारने जा रही है तो उन्होंने ईडी भेज दी, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने जा रही है, वहां पर ईडी भेज दी, तो ये ईडी के ऊपर भी सवाल है। तो मैं उनको नसीहत ये देना चाहती हूँ कि अपने काम को बहुत ही निष्पक्षता के साथ करना चाहिए, पारदर्शिता के साथ, क्योंकि जब आप एक सरकारी संस्था, एक संवैधानिक संस्था है, तो उस तरीके से काम करना चाहिए कि उसमें निष्पक्षता बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर टीना करमवीर जी थी और कांग्रेस की ये स्पोक्स पर्सन, इन्होंने नसीहत दी है कि ईडी को निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए, और तमाम विपक्ष ये कहता है कि 95% जो है कार्रवाई ईडी की सिर्फ वो विपक्ष पर होती है, वो भाजपा पर क्यों नहीं होती, जबकि वीडियो तमाम वायरल होते हैं। आपने देखा कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर वीडियो वायरल हुई है, करोड़ों का गमन करते हुए, बातचीत करते हुए उनकी वीडियो वायरल हुई, उस पर ईडी क्यों चुप्पी बैठी है, क्यों प्रधानमंत्री मौन बैठे हैं, तो उस पर भी सवाल उठता है। तो आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर।